हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग दिन ब दिन मजबूत हो रहे हो, लोहे जैसे हो रहे हो। क्योंकि देखो, मरना तो सबको है ही एक दिन जिंदगी में। बट जब तक जिंदा है, इस गेम को मजबूती से खेलना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। जो चाहिए उसे पाने के लिए लड़ना है। क्यों लड़ना है? हो सकता है तुम्हें बुढ़ापे में मिले, हो सकता है तुम्हें 40 पे मिले, हो सकता है तुम्हें 30 पे मिल जाए। किसी को कोई चीज कभी भी मिल सकती है, 25 पे भी मिल सकती है। पर तुम्हें हार नहीं माननी कि मुझे 25 पे नहीं मिली, मुझे 30 पे नहीं मिली, मुझे 40 पे नहीं मिली, अब क्या फायदा। एक अच्छे दिन का ये फायदा होता है कि जिस दिन वो जिंदगी, जब वो दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उससे पहले वाले दिन अपने आप गायब हो जाते हैं। फिर हेरा फेरी में एक डायलॉग है परेश रावल का, कि वो बोलता है कि मेरे को एक दिन अपने बाप का कर्जा चुका के घर के बाहर कुर्सी पर सर उठा के बैठने का है। क्यों बैठने का है? उससे कुछ हो जाएगा? नहीं। पर वो दिन जिस दिन आएगा, उस दिन कभी लगेगा ही नहीं उसे कि मैं उसके ऊपर इतना सारा कर्जा था लोगों का। ठीक है। तो फाइट मारते रहना। आज नहीं मिला, कोई जरूरी नहीं है। उस दिन की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो ये सब चीजें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा बुरा समय, सब पीछे छूट जाएगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और बुरे दिन की खराब आदत ये है कि खराब बात ये है कि वो जब आता है तो वही बात है कि उससे पहले का जितना भी अच्छा होता है वो खराब हो जाता है। अतीक अहमद का एग्जाम्पल ले लो। उसने अपनी लाइफ में कितना भी कुछ किया होगा, बट वो लास्ट लाइफ के जब 2 दिन लास्ट के रहे होंगे, वो बात अलग है, वो मर गया, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता अब क्या रह गया क्या नहीं रह गया। बट वो जिस दिन मरा, या उससे एक दिन पहले, जब उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, तो उसे जितनी सैडनेस फील हुई होगी, उससे उसने पहले तक जो भी पैसे से खुशी कमाई होगी, कैसे भी कमाई होगी, वो सब चली गई होगी। तो एक बुरे दिन की भी यही खराब आदत होती है। तो हमें अच्छे दिनों के लिए लड़ना है, और बुरे दिन को हम अपने निकाल लेंगे। जो बुरे दिन का इंतजाम करना है अपने लिए, बुरे काम करके, उनका कोई फायदा नहीं। जिस दिन वो बुरा दिन आएगा, उनके अच्छे दिन, अच्छे काम मिट जाएंगे। तो ये रही हमारी बेसिक थोड़ी सी ज्ञान की बात, जो मैं तुमसे करना चाहता था। बाकी अब हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। रिमाइंडर। रिमाइंडर, हमने अपनी पहली थ्योरम देखी। पहली थ्योरम क्या बोलती है कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर मान लो इन चारों का रिमाइंडर, कितने भी हो सकते हैं, चार ले लिए मैंने, चारों का रिमाइंडर एन से निकाल रहा हूं, तो मैं इन चारों का अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। और फिर उन चारों रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि प्लस और डिवीजन में नहीं होता, प्लस और डिवीजन में, सॉरी, माइनस और डिवीजन में ये नहीं होगा। ये काम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा, उसी में ही पूछा जाता है। फालतू में तुम्हें बीएससी करने की जरूरत नहीं है कि वैसा क्या होगा, वैसा तो वहां पर भी नहीं दिया हुआ है कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ ये पॉसिबल है, सिर्फ वो जानते हैं हम कि R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 ये करेंगे। एडिशन होता तो चारों को ऐड कर देते। अब यहाँ पे R1, इन चारों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना, 24 इंटू 7 इंटू 64। ठीक है। इन चारों के मल्टीप्लीकेशन का रिमाइंडर हमें 7 से निकालना है। तो हम क्या करें, इन चारों को मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर निकालें? नहीं, सीधे अलग अलग चारों का रिमाइंडर निकालो। इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 1। ठीक है। अब ये 3 इंटू 2 इंटू 3, 9 टू 9 2s आर 14, सॉरी 18, 18 7, 7 से 2 टाइम्स 14, कितना बचा रिमाइंडर? 4। ठीक है। सिमिलरली अगर एडिशन में होता तो हम क्या करते? यही करते। मान लो 102 प्लस, सॉरी, प्लस 103 प्लस 6 7 8 9 1 प्लस 7 9 6 3 2। मान लो इन चारों का रिमाइंडर मुझसे पूछा जाए, इन चारों के सम का रिमाइंडर मुझसे 10 से पूछा जाए, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं, इन चारों का अलग से रिमाइंडर निकाल लूंगा 10 के साथ। 10 से रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट की जो डिजिट है वो सिंपली लिख दूं। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2। और इन चारों को जब ऐड करूंगा, 5 + 3 8,
तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर? 8 तो 10 से छोटा ही है, 10 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरम वन। थ्योरम टू जो हमने करी थी, वो हमने करी थी कि अगर ऊपर और नीचे कुछ कॉमन है, ऊपर और नीचे कुछ कॉमन है, ठीक है, तो उस कॉमन को हम अलग बाहर लेके लिख लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम रिमाइंडर निकाल देते हैं उसका। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो 25 का रिमाइंडर, 25 रहने दो, 225 ले लो। 225 का रिमाइंडर मुझे अगर 35 से निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, इन दोनों में ऊपर नीचे देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 को अलग लिख दो, कॉमन जो है वो अलग लिख दो, ठीक है। अब बाकी बचा क्या? ऊपर क्या बचेगा 5 से अगर मैं लिख दूंगा तो? 45। नीचे क्या बचेगा हमारा? 7। अब 45 का रिमाइंडर 7 से निकाल दो, कितना आएगा? 3। अब जो यहां से जो रिमाइंडर आया उसका मल्टीप्लाई उस नंबर से कर दो जो तुमने पहले लिखा था। तो 5 into 3, 15 इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम टू थी। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? कुछ नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर जो आता है अगर मैं उसे माइनस कर दूं उस नंबर से जिससे मैंने रिमाइंडर निकाला, जैसे 18 का रिमाइंडर अगर मैं 7 से निकालूं तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 7 का मल्टीपल 14 से कितना छोटा है, क्लोजेस्ट मल्टीपल जो है 7 का, 18 के जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है 7 का, वो 18 से कितना छोटा है? 4 छोटा है। ठीक है, मतलब 4 उस नंबर में ऐड करूंगा तो 18 मिल जाएगा। ये होता है पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब। ने, अब नेगेटिव रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं? पहले तो मैं ये बताऊं, नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है उसे नंबर में से घटा दो। 7 नंबर है यहाँ, 7 में से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा। घटाना, ठीक है, 3 बचेगा। और नेगेटिव रिमाइंडर है तो यहाँ पे -3 लिख दो। ठीक है, अब नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है? पॉजिटिव रिमाइंडर हमने देख लिया कि पॉजिटिव रिमाइंडर वो नंबर होता है जिससे मैं 18 का जो स्मॉलेस्ट, मतलब 18 नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो जो 18 का क्लोजेस्ट मल्टीपल है 7 का, 18 के क्लोजेस्ट मल्टीपल 7 का क्या है? 14। 14 18 से कितनी दूर है? 4 दूर है। अच्छा, दूसरी साइड पे क्या होगा? 21। 14 के बाद सीधा दूसरा मल्टीपल क्या आएगा? 21। 21 18 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, -3 वैल्यू, ये वो वैल्यू है जिसे मैं 21 में ऐड करूं तो 18 पहुंच जाऊंगा, और 4 वो वैल्यू है जिसे मैं 14 पे ऐड करूं तो 18 पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर कुछ नहीं है, पता तुम्हें मतलब समझ तुम्हें आगे कि निकालते कैसे हैं। जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर है उसे घटा दो नेगेटिव रिमाइंडर में से। होगा, अगर तुम पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो तुम्हें डाउट होगा कि तो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, मान लो जैसे 84 इंटू 122, इसका रिमाइंडर मुझे निकालना है। मान लो 48 से नहीं, 45 से निकालना है। इसकी 132 कर लो। ठीक है, हम्म, अब मुझे इसका रिमाइंडर 45 से निकालना है। यहाँ पर और भी कुछ नंबर हो सकते हैं। अब 45 से रिमाइंडर निकालूंगा तो एक तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 39। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 42। अब मैं इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करूं, कोई फायदा है? इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। तो मैं सिंपली इनके नेगेटिव रिमाइंडर्स निकलूंगा और बाकी काम सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। नेगेटिव रिमाइंडर लिख लिया, कितना आएगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर? माइनस, सॉरी, 45 में से 39 घटाऊंगा तो कितना आएगा? -6। मतलब वैसे तो 6 आएगा और -9 लगाना है क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर है। 45 में से 42 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3। बट लिखूंगा कितना? -3। ठीक है, और -6 × -3 कितना होता है? माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 6 × 3 18। तो सिंपली 18 इज आर रिमाइंडर। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारी नेगेटिव रिमाइंडर निकालने। उसके बाद हमने अपनी करी थी फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम
फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलती है? फर्मेट्स थ्योरम बोलती है कि इस फॉर्म में अगर नंबर है, इस फॉर्म में हमसे एक सिनेरियो दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, उसकी पावर p-1 है, और उसका रिमाइंडर पूछा है p से। ठीक है, p क्या है वहां पे? p उसने बोला प्राइम नंबर है, और ये बोला है कि ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें देख के तुरंत ही पता लग जाएगा कि ऐसा है कि नहीं। ठीक है, अगर नीचे प्राइम है तो ऊपर ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। बस मान लो नीचे 3 है तो ऊपर 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जो नीचे नंबर है उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए ए जो है तुम्हारा। ऑलराइट, तो इस फॉर्म में जब भी होगा तो वहां से तुम्हारा रिमाइंडर होगा 1। सिंपली सीधे सीधे 1 लिख दो। अब इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, मान लो जैसे 4 की पावर 10 का रिमाइंडर 11 से पूछे, इसी फॉर्म में। नीचे ये प्राइम नंबर है, सबसे पहले नीचे चेक करो प्राइम नंबर है या नहीं। नीचे प्राइम नंबर है, बस फिर उसके बाद देखो फॉर्मेट्स लग रही है या नहीं। नीचे प्राइम नंबर पे हमारी विल्सन भी लगती है, दोनों बहुत छोटी छोटी। पहले एक में पावर आती है, एक में फैक्टोरियल आता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा फॉर्मेट्स है या फिर विल्सन है। विल्सन अभी हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, बट तब तक ये देखो नीचे प्राइम नंबर है। ठीक है, ऊपर ऐसा नंबर है जो 4 और 11 के बीच में कोई कॉमन कुछ भी वो नहीं है, कॉमन एक्सेप्ट 1। ठीक है, और जो ये पावर है वो p-1 है, मतलब 11 से एक कम है, तो सिंपली इसमें रिमाइंडर जो है 1 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, तुम खुद से बना सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल। तो अब जैसे 12 की पावर 22 का रिमाइंडर 23 से कितना आएगा? 1 आएगा। ये 12 है, 12 और 23 में कुछ कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1, और ये 23 से एक कम है, 22, रिमाइंडर 1। अब मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि 15 की पावर 30 इंटू 15 की पावर 30 इंटू 15 की पावर 30, और इसका रिमाइंडर मैं 31 से पूछ लूं। ठीक है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इसका रिमाइंडर लिख देंगे। अब ये तो हमें दिख रहा है ना फर्मेट्स थ्योरम की फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है। नीचे वो है, यहाँ पे दो थ्योरम कंबाइन हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, जितना हिस्सा जिस थ्योरम से हो रहा है उतना हिस्सा उस थ्योरम से कर दो, पर उल्टा नहीं करना है। समझ में आई? पहले जब हम सुबह फ्रेश होते पहले पॉटी करते, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते। उल्टा नहीं करते, नहाए फिर ब्रश करें फिर पॉटी करने जाए। ठीक है, तो बस वैसे ही उतना दिमाग, उतना तुम्हें दिमाग जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तुम्हें कोई बताता नहीं है कि कोई क्या चीज पहले करनी चाहिए, वो तुम्हें समझ में आ जाता है धीमे धीमे। तुम खुद से भी बाद में पता कर लोगे कि क्या, हाँ मतलब जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश सीख जाते हैं रीडिंग करके, कि हाँ मुझे, मैं की ग्रामर नहीं पढ़ी बट मैं इसमें एरर बता सकता हूँ कि इसमें एरर है कहाँ नहीं है। वैसे ही मैथ्स का भी हाल है, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। मैथ्स कोई बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाली चीज नहीं होती है। हाँ मतलब तुम थोड़े टाइम बाद जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें ऑफकोर्स दिमाग चलाना पड़ेगा, बट बेसिक ये जो क्वांट है तुम्हारा, इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना पड़ता तुम्हें। हार्डली थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, बस बाकी प्रैक्टिस का गेम है सारा। अब देखो, इतने में मुझे बताओ, इतना मैं अलग लिख लिया, तो इसकी रिमाइंडर कितना आएगा? इससे मतलब इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, और इस केस में भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल, चलो अब ये फॉर्मेट्स होगी, थोड़ा इसके बात करूंगा, अब विल्सन कर लेते हैं, चाहे फॉर्मेट से थोड़ी और कर लो। फॉर्मेट्स में देखो कि, एक मिनट रुकना, चलो ठीक। फॉर्मेट्स में जैसे ये है कि 2 की पावर 40/11, इससे मुझे रिमाइंडर बताओ। बस देखने वाली बात है, यहाँ मुझे नीचे प्राइम नंबर दिख रहा है, ऊपर भी एक नंबर दिख रहा है, उसकी पावर 40 दिख रही है, बट मुझे डायरेक्ट फॉर्मेट्स नहीं दिख रही, तो मुझे डिड्यूस करनी पड़ेगी, तो मैं दिख जाएगी अभी पर। अब मुझे बताओ 2 की पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ, और नीचे 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे 2 की पावर
10 का पावर 4 है, तो मतलब मैं 2 की पावर 10 को 4 बार लिख सकता हूँ। 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में आ गया तो फिर तुम्हें पता ही है कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11। अब पहले वाले केस में 11 से कितना रिमाइंडर आएगा, ये तो फॉर्मेट सी बन रही है कि 11 और 2 दो को प्राइम नंबर है, मतलब 11 प्राइम है, और 2 और 11 आपस में को प्राइम है, इनके बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, ऊपर जो पावर है वो 11 से एक कम है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, चारों का मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो मुझे ये बताओ, जब मैंने इतना लिख लिया था तो मुझे इसके बाद ये करने की जरूरत थी नहीं, मुझे दिख रहा था कि 2 की पावर 4 है, अगर अंदर रिमाइंडर 1 बन गया तो कितनी भी पावर यहाँ पे लगा दूं मैं, बाकी तो मेरा 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो 3 की पावर है आपकी 3000। ठीक है, 3000 है 3 की पावर, और नीचे 31 से फैक्टर पूछा है। अब मैं से क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 30, सॉरी 3 की पावर 30 है सिर्फ, 3 की पावर 30 अपॉन 31, 31 की पावर, सॉरी 31 पे ये नहीं है, ये ब्रैकेट से ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये नीचे नहीं है, और इसकी पावर 100, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहां से ये अंदर वाले का रिमाइंडर तुम्हें दिख जाए इजीली, फॉर्मेट्स बन रही है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और फिर 100 है यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 100 हो 100 ही रहेगी। फॉर्मेट्स हमारी आई थिंक थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी अगली पे, विल्सन थ्योरम पे। विल्सन थ्योरम भी थोड़ी सी अलग है, बस वो पावर वाले में लग रही थी, ये हमारी रिमाइंडर वाले में लग रही है, सॉरी ये हमारी फैक्टोरियल में लगेगी। अच्छा, ये तो तुम्हें बात पता है ना, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि 3 की पावर, मतलब अगर 3 की पावर ए है उसकी पावर बी है, तो ये क्या होता है 3 की पावर a इंटू बी। ठीक है, यही चीज हम यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ देखो, विल्सन थ्योरम तुम्हारे सामने है, जो भी कहती है वो क्या कहती है, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम ये कहती है अगर कोई सिचुएशन, कोई भी हमसे ऐसे पूछ रहा है कि भैया मुझे p-1 फैक्टोरियल का रिमाइंडर आप p से बता दो, जहां पे p इज अ प्राइम नंबर, तो क्या होगा, तो तुम्हारे सामने लिखा है क्या होगा, p-1 होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कि मान लो 2 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 3 से पूछ लिया जाए। ठीक है, 3 से एक कम है 2, 2 का फैक्टोरियल तो कितना होगा रिमाइंडर यहाँ पे, p-1, मतलब कि 2 ही होगा, नीचे वाले में से एक घटा देना। जैसे और क्या होता है, 10 फैक्टोरियल बाय 11, ये कितना होगा, इसका रिमाइंडर 11 में से एक घटा देना है, 10। फैक्टोरियल क्या होता है नहीं पता है तो बता देता हूँ, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, कुछ नहीं, तब तक एक एक नंबर घट के, सॉरी एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करते रहो उस नंबर का, जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, ये हमारी फैक्टोरियल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो एक केस, इसमें 3 केस तुम्हें दिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, एक केस तो ये होगा, क्या हो गया, जब ऊपर नीचे हमारा प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे 11 है, 11 से एक कम करूं उसका फैक्टोरियल, तो मुझे क्या मिलेगा, इस वाले केस से मुझे मिलेगा सिंपली p-1, मतलब प्राइम नंबर में से एक घटा दो, 10 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर मैं p-2 का रिमाइंडर p से निकालूं, क्या मतलब, मतलब नीचे अगर 11 है तो ऊपर 9 का रिमाइंडर, 9 फैक्टोरियल है, तो उसका मैं रिमाइंडर अगर 11 से निकालूं तो कितना आएगा मेरा, तो मेरा सिंपली 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तीसरे केस में p-3 है, कि मान लो अगर नीचे 11 है तो ऊपर क्या होगा, क्या होना चाहिए 8 फैक्टोरियल, ये चीज देखने के लिए p-3, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा हमारा, तो होगा हमारा p-1 डिवाइडेड बाई 2, p में से एक घटा देंगे और 2 से उसका डिवाइड कर देंगे, तो 11 में से एक घटाया 10, 10/2 कितना हो गया 5, तो रिमाइंडर 5। तो बस ये तुम्हें डायरेक्ट विल्सन थ्योरम एज इट इज याद कर लेनी है, कुछ नहीं है, और अभी याद हो जाएगी, अभी हम इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ कुछ।
क्वेश्चन है आपका कि उम, 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 बताओ 12 फैक्टोरियल का 13 से रिमाइंडर कितना होगा? 12 फैक्टोरियल का 13 से रिमाइंडर कितना होगा, फिर उसके बाद मुझे बताना 11 फैक्टोरियल का 13 से रिमाइंडर कितना होगा, फिर मुझे बताना 10 फैक्टोरियल का 13 से रिमाइंडर कितना होगा। 20 सेकंड है आप लोगों के पास, और मेरे पास टाइमर नहीं है, अंदाजे से बता रहा हूँ। कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिंपल सी चीजें अपनी है। डायरेक्टली अगर हमें दिख रहा है कि हमारा 12 फैक्टोरियल है, नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर उससे एक कम का फैक्टोरियल है, तो क्या होगा? तो डायरेक्टली हमारा रिमाइंडर p-1 होता है। दूसरे केस में जब उससे दो छोटा है, तो मतलब अगर p-1 होगा, तो 13 में से एक घटा देंगे, कितना बचा? 12। सिंपली 12 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर p-2 का फैक्टोरियल और नीचे p है, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तीसरे केस में 10 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 13 से, तो p-1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। अगला, अगला सवाल बोलता है कि मुझे बताइए 16 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 17 से, फिर 15 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 17 से, और फिर 14 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 17 से। जब एक कम होता है तब आंसर क्या होता है हमारा? p-1। जब दो कम होता है तब हमारा आंसर डायरेक्टली 1 होता है। जब तीन कम होता है तो हमारा आंसर p-1/2 होता है। तो जल्दी बताओ क्या क्या हुआ आंसर? सिंपली 16, ये तो एक है ही, और ये तुम्हारा 16/2 8। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक की होगी। अगला, अगला सवाल है आपका 22 का फैक्टोरियल का रिमाइंडर 23 से। दूसरा 21 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 23 से। और तीसरा 20 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 23 से। जल्दी जल्दी बताइए। वैसे तो बहुत जल्दी तुम कर पा रहे होगे। इस केस में p-1, इस केस में 1, इस केस में p-1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ से? 22। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 22/2 11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट वाइज जितना हमें समझना था वो सब। ठीक है, कुछ थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की, थोड़ा अब उसी पे मूड मारना है। बाकी तुम्हें टूल्स हमारे पास सारे हैं, टूल्स, ऑटो पार्ट्स, सब कुछ तुम्हारे पास है। गाड़ी तुम्हें खुद बनानी है, गाड़ी वो तुम सीख पाओगे बनाते बनाते। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे अपना लाइव सेशन में। इसकी सारी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिर लास्ट में मैं समरी डाल दूंगा पूरे रिमाइंडर की, ताकि जो लोगों के पास टाइम नहीं है पूरा करने का, बट उन्हें थोड़ा बहुत ऑलरेडी आता है, जिन लोगों के लिए बेस, जिन लोगों की बेस नहीं है, उन्हें यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। बट जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है वो उस वीडियो से कर सकते हैं, एक रिवीजन टाइप। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।